मैं राजेंद्र चौधरी राज ई लर्निंग परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सभी को राम राम। अब अपन बात कर रहे थे कि इसके जो सिलेबस की बारे में भी बात करेंगे। हम हमेशा ये सिलेबस इसको अपने सामने रखेंगे। सिलेबस के आपके जो 20 पॉइंट दिए हुए हैं, इनको आपको बिल्कुल सिलेबस को आपने शायद 3 या 4 कॉपी के अंतर्गत निकलवा लिया होगा। नहीं निकलवाया है तो निकलवा लीजिए। और इसके साथ साथ ये जो पॉइंट आपके आए हुए हैं 1, 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 9 और 3, 12 और 12 और 8 ये योजनाएं, ये बिंदुवार आपको याद होने चाहिए। जब भी इनसे स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित आपने देखा तो आपके क्लिक कर जाएगा। आप चाहे किसी बोर्ड का होर्डिंग देखोगे, बोर्ड का होर्डिंग देखोगे तब भी पता चल जाएगा। बाहर निकल रहे हो, इंदिरा गांधी रसोई योजना को देखा है, तब भी आपके दिमाग में आना चाहिए ये सिलेबस का बिंदु है, कहीं से यहाँ से कोई क्वेश्चन तो नहीं पुट हो रहा है। तो इन चीज़ों को अपन को अच्छे से ध्यान रखना है। और ये जो अपने एक्ट दिया हुआ 2009 वाला, इसके तो आपको अच्छे से आना चाहिए। 2 के अंतर्गत क्या है, नगर पालिकाओं का गठन शासन, ये अपने धारा 3 से लेकर के 50 तक दी हुई है। संचालन और वार्ड समिति 51 से 66 तक। नगर पालिका संपत्ति अध्याय 4 में 67 से 75 तक। फिर 5 के अंतर्गत दिए नगर पालिका वित्त और नगर पालिका निधि 76 से लेकर के 89 तक। फिर नेक्स्ट दिया हुआ अपने नगर पालिका का राजस्व दिया हुआ है, ये धारा 101 से लेकर के जो भी जितनी भी है इसको आप देख लेना, एक बार कंफर्म कर लेना। फिर नेक्स्ट जो 11 दिया हुआ नगर पालिका विकास नगर योजना 159 से 199, 12, 13 और 14 नगर पालिका की शक्तियाँ और अपराध 200 से 297, अभियोजन वाद ये 298 से 308, 14 के अंतर्गत अपने नियंत्रण दिया हुआ कंट्रोल 309 से लेकर के 327 तक। ये एक एक आपको पहले सबसे पहले अध्याय और उसकी कौन कौन सी सब धाराएं हैं ये याद होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आपके ये रहेंगे जो कुछ नियम बने हुए, जो GF&R के नियम हैं, जो अपने जनरल फाइनेंस एंड जो अकाउंट है उनके जो नियम हैं, जैसे नगर पालिका सामान्य क्रय और अनुबंध के नियम, कार्य संचालन वाला, समितियां शक्तियां कर्तव्य, ये बिल्कुल ही शॉर्ट के अंतर्गत पतली पतली सी बुक फॉर्म में आ रही है। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कोई PDF फॉर्म के अंतर्गत मिल जाए। नहीं मिलेगी तो हम उसको पहले आपको PDF फॉर्म अवेलेबल करवा करके इसका आपको PDF में ही देने का प्रयास करेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट। इससे पहले एक आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए भी एक चीज़ हम बताते हैं। देखो बताइए ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? अरे आपने सर ये कैसा बेतुका प्रश्न पूछा है, ये तो जो शमशान है या कब्रगाह है वो दिखाई दे रही है। तो ये इसके अंतर्गत यदि आप देखोगे ये कब्रगाह नहीं है, ये लोगों के विचार है। आपने यदि विचार किया है तो उसके अंतर्गत विश्वास कीजिए, नहीं तो ये विचार क्या होते हैं, मर जाते हैं। विचार क्या होते हैं, मर जाते हैं। तो आप अपने विचारों पर विश्वास कीजिए। और जो स्वामी विवेकानंद ने तो यहाँ तक कहा है कि यदि अच्छे विचार किसी गुफा के अंतर्गत भी किए हैं तो गुफा को फाड़ करके बाहर आ जाते हैं। जिंदा हो जिंदा दिखना चाहिए। लेट्स स्टार्ट। चलो अब हम बात धारा 21 तक बात कर ली थी, तो थोड़ा सा फास्ट भी पढ़ेंगे। कुछ लोगों को जो टिपिकल वर्ड थे मेरे हाथ के लिखे हुए थोड़े से समझ में नहीं आ रहे थे, उनको सारे को आज अपन ने एक अलग फॉर्म के अंतर्गत सीधे जो टेक्स्ट के अंतर्गत लिख दिया है। अच्छे से पढ़ना है, जहाँ स्टार्ट किया हुआ है वहाँ स्टार्ट को अच्छे से, स्टार्ट मेथड बहुत ही अच्छी टेक्निक है, इससे बेटर कोई टेक्निक नहीं हो सकती। ओरिजिनल चीज़ ही हमेशा पढ़नी चाहिए। अब देखो नेक्स्ट इसके अंतर्गत क्या लिखा हुआ है, यानो ध्वनि विस्तारक आदि के उपयोग से निर्बंधन, रिस्ट्रिक्शन। जो भी इलेक्शन के अंतर्गत दी हुई है, भाई इलेक्शन का जब समय आ जाता है तो इलेक्शन के किस समय से उनके जो यान है, ध्वनि विस्तारक है आदि का निर्बंधन, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है कि अब आप इनका उपयोग नहीं कर सकते हो। कैसे? राज्य निर्वाचन आयोग नगर पालिका के निर्वाचन के लिए अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से प्रारंभ होने वाली, जब भी ये अधिसूचना जारी हो जाती है, प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को जिससे निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, कि अब निर्वाचन पूर्ण हो चुका है, पूर्ण हो जाती है। एक तो जहाँ से अधिसूचना जारी हुई है और जहाँ तक निर्वाचन पूर्ण हो जाते हैं, तब तक उम्मीदवार को किसी भी प्रकार के अंतर्गत ये निर्बंधन का काम रहता है, उसे रिस्ट्रिक्शन रहता है कि वो यान, ध्वनि विस्तारक आदि का अपना प्रचार प्रसारक का काम नहीं करे। कैसे? समाप्त होने वाली निर्वाचन कालावधि के दौरान किसी उम्मीदवार उसके सम्यक रूप से
प्राधिकृत अधिकर्ता जो उसके समीप रूप से ऑथराइज्ड इलेक्शन एजेंट, ये क्या है, समीप रूप से जो उसके किसी ऑथराइज्ड बन जाता है एजेंट, वो या यानों पे ध्वनि विस्तार का उपयोग या कट आउट होर्डिंग्स, पोस्टर, बैनर प्रदर्शन युक्तियुक्त निर्बंधन अधिरोपित कर सकेगा। उन पर रिस्ट्रिक्शन रहता है, उन पर रोक लगी हुई होती है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये अपने इतना ही ध्यान रखना है कि ये धारा जो 23 है, 23 के अंतर्गत इस प्रकार के जो रिस्ट्रिक्शन की बात की गई है। अब बात आती है, देखो क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा, कैसे बनेगा, यदि कोई भी उम्मीदवार या उसका संयुक्त रूप से प्राधिकृत ऑथराइज्ड इलेक्शन एजेंट, दूसरा एजेंट नहीं, एजेंट खूब है ऐसे, पर ऑथराइज जो इलेक्शन एजेंट है जो उपधारा 1 के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिरोपित निबंधनों में से किसी का भी उल्लंघन करता है तो वे दोष सिद्धि पर, यदि वो ऐसा हो जाता है कि इसने ये अपराध किया है, तब उसे 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगता है। अब इसको जो नए संशोधन हुए हैं उसमें इसमें 5,000 तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसको आप 5 स्टार को आपको शॉर्ट नोट्स के अंतर्गत इन 5 स्टारों को अच्छे से आपको नोट करना है। अब नेक्स्ट बात आती है, ये तीन ये अपने सेक्शन के अंतर्गत सब सेक्शन है ना। उपधारा 2 के अधीन दंडित प्रत्येक व्यक्ति राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश से किसी नगर पालिका का सदस्य चुने जाने या होने के लिए ऐसी काल अवधि के लिए ऐसे आदेशों की तारीख से 6 वर्ष तक की हो सकेगी निर्धारित किए जाने की भागी होगा। यदि राज्य निर्वाचन आयोग है उसको किसी कारण से ऐसे काम के लिए डिसक्वालीफाइड करता है, तो डिसक्वालीफाइड कितने टाइम के लिए कर सकता है, वो उसको अपने 6 वर्ष के लिए किया जा सकता है। ये इसके अंतर्गत लिखा हुआ है। निर्धारित का मतलब होता है डिसक्वालीफाइड। देखिए नेक्स्ट, अब बात आती है अपने, परंतु यदि राज्य निर्वाचन आयोग ने चाहे उसको डिसक्वालीफाइड को किया है, उसकी समय अवधि कम कर सकता है या उसको कैंसिल भी कर सकता है। कैसे, किसी पश्चातवर्ती आदेश द्वारा लेखबद्ध कारणों से कोई कारण हो गया, इस धारा के अधीन किसी भी निर्भरता जो डिसक्वालिफिकेशन किया है उसको रोक दिया है या किसी भी निर्भरता की काल अवधि को कम कर सकता है। उसको लगता है कि ये 6 साल के निर्भर उसको डिसक्वालीफाई किया है, उसको कम भी किया जा सकता है। ये इसके अंतर्गत मुख्य चीज़ है। नेक्स्ट देखिए, कोई भी न्यायालय उपधारा 2 के निर्दिष्ट किसी भी अपराध का संज्ञान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा निमित्त प्राधिकारी जो पहले से ही निमित्त उसके लिए फिक्स नियत किया गया है प्राधिकारी किसी अधिकारी दिए गई परिवाद के सिवाय नहीं करेगा। वो अगर कोई उसकी परिवाद है, उसकी कोई सूचना दी जाती है, तभी इस प्रकार से डिसक्वालीफाई किएगा, ऐसे सीधा डिसक्वालीफाई नहीं करेगा। अब नेक्स्ट आती है धारा 24 क्या है, धारा 24। तो धारा 24 में सदस्यों के लिए साधारण निरर्थाएं क्या होती है, उसके डिसक्वालीफाई किस प्रकार से किया जा सकता है। अर्थात होती है योग्यता, क्वालिफिकेशन, और किस प्रकार से उनको रोका जा सकता है। ये कौन से दिया हुआ है, ये अपने सेक्शन 24 के अंतर्गत, सेक्शन 24 सदस्यों के लिए साधारण निरर्थाएं। इनको अच्छे से याद करते रहो, साथ साथ में ऐसी धाराएं हो मन ही मन में बोला करो, उससे भी याद होती है। सदस्यों के लिए साधारण निरर्थाएं 24। अब कहता है कि कोई व्यक्ति इसको हाईलाइट कर लेता है, कोई व्यक्ति अन्यथा अहरित होते हुए नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए या होने के लिए निरर्थित होगा। अब कब होगा उसकी कंडीशंस लिखिए। कैसे, ये यदि वह किसी सक्षम न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता से अंतर्वलित, कितनी टिपिकल लैंग्वेज इसकी लो की है। देखो इसके अंतर्गत तभी तो इंग्लिश मीडियम वाले आगे चले जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इजी वे के अंतर्गत। अब देखना इसमें क्या लिखा हुआ, कन्विक्टेड टू एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड। यदि कोई नैतिक अधमता, कोई नैतिक रूप से ऐसा घिनौना काम किया है, नैतिक रूप से कोई घिनौना काम किया है, उस स्थिति के अंतर्गत किसी अपराध के लिए या किसी अन्य अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया, उसकी ऐसी जो मोरलिटी, ऐसा लगता है कि इसका मोरल सही नहीं है, उसको 6 मास या अधिक के लिए कारावास दंडादेश किया गया हो, या तो मोरल रूप से नहीं हो और उसके साथ में इसके साथ साथ में वो 6 मास के लिए इसी मोरलिटी के लिए 6 मास के लिए अधिक कारावास के लिए दंडादेश किया गया, उसको सजा हुई हो, तो उस व्यक्ति के लिए वो अपने सदस्य चुने जाने के लिए डिसक्वालीफाइड होगा। अब बात आती है, यदि वे इस अधिनियम की धारा 245, अब ये ध्यान रखना यहाँ पे भी धारा को भी साथ साथ में देख लिया करो। धारा 245 के दिन क्या दिया हुआ, किसी अपराध के सिद्ध दोष ठहराया गया, यदि उसके तहत सिद्ध दोष, तो ये क्या है, धारा 245 में क्या दिया हुआ, सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण,
सार्वजनिक भूमि पर यदि कोई अतिक्रमण करता है तो धारा 245 के अंतर्गत दिया हुआ है, इसके शोध सिद्ध दोष है तो भी वह उस सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए डिस्क्वालीफाई होगा। अब बात आती है नेक्स्ट, यदि वह ऐसे सक्षम न्यायालय के जिसने अपराध का संज्ञान किया हो, उसके कोग्निशन किया हो, उसको बताया गया हो, तो उसके विरुद्ध 5 वर्ष या अधिक कारावास के दंडनीय किसी अपराध, 5 वर्ष या किसी अपराध के लिए आरोप विरचित किए गए या विचाराधीन हो, या तो उसके फ्रेम्ड द चार्ज, उसको उसके चार्ज उसके बता दिए गए, या फिर विचाराधीन डिसीजन उसका आने वाला है, तो भी वह उसके सदस्य चुने जाने के लिए डिस्क्वालीफाइड होगा। नेक्स्ट, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954, ये ऐसे भी चीज़ों को ध्यान रख लेना है। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम कब बना? 1954 के लिए। यदि इस चीज़ के लिए भी कोई सिद्ध दोष है तो भी उसके लिए डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, दंड प्रक्रिया की धारा संहिता 1973, दंड प्रक्रिया की धारा संहिता ये पुलिस के अंतर्गत जो चलती है सीपीसी, वो 1973 है। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि अधीन संस्थित कार्रवाई में उस संहिता की धारा 171 के अधीन यदि कोई आदेश पारित कर दिया गया हो, ऐसा आदेश तत्पश्चात उल्टा नहीं गया हो, यदि वो चेंज नहीं हुआ, तो दंड प्रक्रिया धारा 1973 के अकॉर्डिंग भी उसको कोई विरुद्ध है तब भी उसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। नेक्स्ट, इसी के अंतर्गत देखो वे और क्या क्या किस किस कारण से डिस्क्वालीफाई किया है। यदि वे केंद्रीय राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या खंड 9 के अधीन विनिर्दिष्ट का मतलब होता है स्पेसिफाइड, उसको पहले ही बता दिया गया, किसी अन्य प्राधिकारी की सेवा से औचार के कारण पदच्युत का मतलब होता है डिसमिस्ड, उसको पूर्णतः पद से हटा दिया जाता है, डिसमिस्ड कर दिया गया हो, हटा दिया गया हो, उसको भी सदस्य नहीं बनाया जा सकता है। अब देखो नेक्स्ट, इसके अंतर्गत क्या दिया हुआ है, यदि वे ऐसा वर्ती व्यवसायी होता है प्रोफेशनल पर्सनल, किसी भी काम को यदि प्रोफेशनल व्यावसायिक रूप से कोई काम रह चुका हो और किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा इस रूप में व्यवसाय करने के लिए विवर्जित, वही कोई काम कर रहा है, जैसे कोई फटाकों का काम कर रहा है और उसको फटाकों के काम के लिए क्या किया गया है, उसने कुछ ऐसा प्रोफेशनल था और कुछ काम सही नहीं किया है तो उसको डिबार्ड कर दिया गया। डिबार्ड करने वाले को भी इस के अंतर्गत क्वालिफाई नहीं किया जा सकता है। और क्या चीज़ हो सकती है, यदि वे नगरपालिका की प्रधान शक्ति या व्यवस्था के अंतर्गत कोई लाभ के पद पर धारण करता हो, कोई लाभ के पद पर है, तब भी उसको इस प्रकार से चुना नहीं जा सकता है। नेक्स्ट देखिए इसके अंतर्गत है ना, ये थोड़ा सा टॉपिक इसमें अभी हल्का सा लंबा है पर अच्छा टॉपिक है, ना आपको सब चीज़ें इसके अंतर्गत क्लियर की गई है। और इसके साथ साथ में अपन नेक्स्ट प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चन तो हमेशा ही देखते हुए चलेंगे, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। यदि वे धारा 35 या धारा 41 के अधीन निर्धारित हो, कैसे हो, धारा 45 क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित है। क्या है? डिस्क्वालिफिकेशन, उसको जो उसकी योग्यता का नहीं होना। और धारा 41 है वो क्या है, डिसएबिलिटी ऑफ मेंबर रिमूव्ड अंडर सेक्शन 39। यदि इन दोनों के तहत किसी भी के तहत उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया है तब भी वह उसके अंतर्गत सदस्य नहीं चुना जा सकता है। और कौन कौन सी चीजें, यदि वे राजस्थान की विधानसभा की निर्वाचन के प्रयोजन तत्समय पूर्वक किसी भी विधि द्वारा अधीन इस प्रकार से निहित हो, जैसे विधानसभा के सदस्यों को भी क्या है, डिस्क्वालीफाई किया है, तो उसको भी उसी के तहत डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। मगर यहाँ एक चीज ध्यान रखने योग्य बात है, परंतु यदि कोई व्यक्ति 21 वर्ष की आयु को प्राप्त कर लिए और इस खंड के अधीन इस आधार पर निर्धारित नहीं होता है कि वह 25 वर्ष की आयु, जैसे विधानसभा के अंतर्गत क्या है, वो 25 वर्ष का आया हुआ है ना, तो यहाँ पर क्या चीज है, ये 21 वर्ष का होता है, वही उसका सदस्य बन सकता है। इसके लिए 25 साल के कारण खाली उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। और क्या क्या चीज कारण है, वे केंद्रीय या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन कोई वेतनिक या अंशकालिक नियुक्ति धारण कर लेता है, कोई सरकार के अंतर्गत कोई वेतन के साथ में काम कर रहा है जिसके अंतर्गत उसको लाभ प्राप्त हो रहा है। और यदि कोई विश्वविद्यालय है सॉरी, किसी निगम, निकाय, उद्यम, सहकारी सोसाइटी राज्य सरकार के नियंत्रित या पूर्णतः या अंशतः वित्त पोषित है, तो कोई वेतनिक या अंशकालिक नियुक्ति धारण करता हो, ऐसे भी कोई वेतन वाला कोई भी लाभ के पद वाला काम कर रहा है, या फिर कोई अनुमोचित दिवालिया हो गया हो, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, मतलब एक प्रकार का उसको मोचित उसको बता दिया गया और दिवालिया बता दिया गया, तब ऐसी स्थिति हो, या किसी न्यायालय के द्वारा विकृत चित्त न्याय निर्णित हो, मतलब कि मेंटली डिस्टर्ब हो, ये क्या होता है, मानसिक रोगी, एक प्रकार का क्या है, मानसिक रोगी हो,
तब भी वो सदस्य नहीं बन सकता है। तो ये कुछ इसकी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए चीज़ें आ रही है। नेक्स्ट देखो, इसी के अंतर्गत दिया हुआ है, और भी इसी के कारण दिया हुआ क्या, यदि वे इसके पश्चात यथा उपबंधित को छोड़कर किसी नगरपालिका के आदेश से किए गए किसी कार्य में की गई आपूर्ति में, जैसे कोई सप्लाई चेन का काम कर रहा है, आपूर्ति में या किसी नगरपालिका के साथ या उसके अधीन या द्वारा उसके किसी भी संविदा, कोई कॉन्ट्रैक्ट पर है, कोई नियोजन प्लानिंग में है, स्वयं या उसके परिवार के किसी सदस्य, उसके भागीदार, नियोजक या कर्मचारी के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई हिस्सा या हित रखता हो, तब भी वह डिस्क्वालीफाई होगा। नेक्स्ट चीज इसी के अंतर्गत देखिए, थोड़ा बड़ा भी कर देते हैं, यदि वे नगरपालिका के उम्मीदवार के रूप में नामांकन भरते समय ऐसी नगरपालिका की ओर से वेतनिक विधि व्यवसायी, कोई उसके वेतन से कोई व्यवसाय कर रहा है के रूप में नियुक्त हो, या किसी न्यायालय में नगरपालिका के विरुद्ध वकील के रूप में पैरवी कर रहा हो, वो भी न्यायपालिका के विरुद्ध वकील बना हुआ है, या उस अवधि के दौरान इसके लिए निर्वाचित हुआ है, या नगरपालिका के विरुद्ध विधि व्यवसायी के रूप में नियोजन स्वीकार करता हो, ऐसी कोई सी भी कंडीशन हो, तब उसको इसके अंतर्गत सदस्य के रूप में नहीं चुनने देंगे। एक चीज और देख लीजिए, यदि उसके 2 या 2 से अधिक संतान है, 2 या 2 से अधिक संतान है तो भी हो सकता है। यदि उसके विरुद्ध 2 या 2 से अधिक वर्षों में कोई भी नगरपालिका शोध, उसका कोई नगरपालिका का एरियर्स, उसके कुछ ऐसे बकाया है, उसके विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन वसूली के लिए कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई हो, ऐसी स्थिति में भी उसको सदस्य नहीं बनाया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से इन शब्दों को आपको समझाने का प्रयास किया गया और आप इसे अच्छे से समझें, फिर अपन जो भी इसके अंतर्गत समझ विकसित करने के लिए जो भी पुराने क्वेश्चन हैं उनको भी अपन ने साथ में लेते हुए चल रहे हैं। चलो, यदि उसे सक्षम न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष के लिए कह दिया कि ये दोषी है ठहराया गया, जिसमें नगरपालिका की संपत्ति या निधि का दुर्विनियोग या गबन या अंतर्वलित हो, तो वो कितनी इन्होंने ऐसी टफ लैंग्वेज है, क्या दिया है, मिस एप्रोप्रिएशंस ऑफ एम्बेजलमेंट, ठीक नहीं, या तो उन्होंने कोई एम्बेजलमेंट संपत्ति या निधि का क्या है मिस एप्रोप्रिएशन किया, दुर्विनियोग, उसको खराब किया है, उसका नुकसान किया है, या गबन में उसमें क्या है अंतर्वलित है, इन्वॉल्विंग, वो उसके अंतर्गत शामिल है, ऐसी स्थिति में भी उसे सदस्य के रूप में नहीं चुना जाएगा। और क्या क्या कारण हो सकते, देखो यहाँ से ऐसे में भी क्वेश्चन बन सकता है। अब नेक्स्ट है, परंतु क्या खंड 1 में वर्णित निरर्ता डिस्क्वालिफिकेशन, निरर्थ व्यक्ति कारावास से मुक्त होने की तारीख से 6 वर्ष की समाप्ति के पश्चात प्रवृत्त नहीं रहेगी। यदि उसने 6 वर्ष, जो कोई कारावास में था 6 वर्ष उसने भोग लिए हैं, तब ये उस पर शामिल नहीं होगा। देखो खंड, ये क्लोज भी कहा जाता है, खंड को क्या कहता है, क्लोज कहते हैं, मैंने इसको साथ में लिख देता। खंड 5 में वर्णित निरर्था उस काल अवधि की समाप्ति के पश्चात जिसके लिए उस व्यक्ति को प्रतिबुद्धित करने का आदेश दिया गया, उसे प्रवृत्त नहीं होगा। जैसे उसको कोई क्षतिपूर्ति के लिए उसको कहते हैं देने का आदेश दिया गया है, वो प्रवृत्त नहीं रहेगा, ठीक ना, अब उसके बाद में नहीं रहेगा। निरर्था उस कालावधि की समाप्ति के पश्चात, जैसे उसकी कालावधि समाप्त हो गई है उसकी जो डिस्क्वालिफिकेशन की, अब उसे प्रतिपूर्ति देने का आदेश दिया गया, वो प्रवृत्त, उसको जो कि कोई ऐसा हर्जाना है वो भी हर्जाना भी नहीं देना होगा। खंड 9 के वर्णित निरर्था डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन, यदि वह राज्य निर्वाचन आयोग के किसी आदेश द्वारा पहले ही नहीं हटा दी गई उस कालावधि की समाप्ति के पश्चात जिसके लिए व्यक्ति इस प्रकार से निरर्थित कर दिया गया, प्रवृत्त नहीं रहेगी। अब उस पर किसी भी प्रकार की ऐसी जो डिस्क्वालीफाइड उसको किया था वो चीज़ें नहीं रहेगी। किसी व्यक्ति के बाबत इस कारण खंड 15 के अधीन निरर्था उपगत की गई नहीं समझी जाएगी। इस व्यक्ति के बाबत इस कारण से खंड जो भी उस खंड के अंतर्गत लिखा हो उसके अकॉर्डिंग उसमें नहीं रहेगी। नेक्स्ट देखो इसके अंतर्गत, है ना, बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं और जहाँ इनको 5 स्टार लगेगा उसको मैं बता दूंगा आपको, है ना। किसी भी ऐसी संयुक्त स्टॉक कंपनी में जो नगरपालिका के साथ संविदा कॉन्ट्रैक्ट करे या किसी नगरपालिका द्वारा उसके द्वारा नियोजित किया जाए, प्लानिंग की जाए, या प्रबंध निदेशक या अभिकर्ता से भिन्न किसी रूप में कोई हिस्सा या हित रखता हो, उसकी कोई नगरपालिका में हिस्सेदारी हो, या किसी भी स्थावर संपत्ति की किसी भी पट्टे विक्रय या क्रय या उनके लिए किसी भी करार में कोई हिस्सा या हित रखता हो, कोई नगरपालिका में इस प्रकार की हित रखता हो, तब भी वो डिस्क्वालिफिकेशन वाली बात कर रहा है। किन्हीं भी ऐसे समाचार पत्रों में कोई हिस्सा या हित रखता है जिनमें नगरपालिका के कार्यकलापों से संबंधित कोई विज्ञापन सम्मिलित किए जाते हों,
यदि उसके समाचार पत्रों के अंतर्गत भी शामिल है तब भी वह उसके लिए सदस्य नहीं बनेगा। और क्या चीज़ हो सकती है? नगर पालिका द्वारा उसकी ओर से लिए गए उधार से कोई डिबेंचर धारण करता हो, उसके द्वारा कोई या अन्यथा हितबंद हो, उसके कोई शेयर जो जारी किए गए हों उनके कोई हितबंद हो, उसके जो फायदे जुड़े हों, या किसी ऐसी वस्तु के जिसका वह नियमित रूप से व्यापार करता हो। नगर पालिका के यदा कदा किए जाने वाले इतने से अनधिक मूल्य के विक्रय में जो नगर पालिका राज्य सरकार की मंजूरी से इसे नियत करे, फिक्स इन दिस बिहाफ, अपने उसकी बिहाफ पर उसको फिक्स कर दे, कोई हिस्सा या हित रखता हो तो इस सभी के अंतर्गत उसको सदस्यता नहीं दी जाती है। या किसी शासकीय वर्ष में 2000 से अनधिक की रकम या 5000 से अनधिक की रकम, ऐसी उच्चतर रकम जो राज्य सरकार की मंजूरी से नगर पालिका द्वारा नियमित नियत की जाए, वही फिक्स ऑफ द बिहाफ, उसकी बिहाफ पे नियत की जाए। किसी भी वस्तु को यदा कदा नगर पालिका को भाड़े पर देने या नगर पालिका के भाड़े पर लेने का हिस्सा या हित रखता हो, ऐसी स्थिति में भी उसे क्या होगा? सदस्य नहीं बनाएंगे। इसको मैंने 3 स्टार बनाया। ये 2000 और 5000 को आप अच्छे से इस आंकड़े को ध्यान रखना है। अब देखो यहां से भी क्वेश्चन बनता है। कैसे क्वेश्चन बनता है? कोई व्यक्ति 2 या 2 से अधिक संतानें हैं और खंड ये 10 और 17 के अधीन तब तक निर्वर्तित डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा जब तक 27 नवंबर 1995, 27 ये डेट याद कर लेना, इसको मैंने 5 स्टार लगाया। 27 नवंबर 1995 को रही है, उसकी संतानों की संख्या में वृद्धि नहीं होती है। 1995 से यदि पहले का है तो उसके अंतर्गत डिस्क्वालिफिकेशन की व्यवस्था नहीं होगी। और इसके अंतर्गत क्या चीज़ होती है? किसी एकल प्रसव में एक ही साथ में 3 या 4 बच्चे हो जाते हैं। जन्मी हुई संतान किसी भी संख्या में एक ही मानी जाएगी। दत्तक, यदि कोई दत्तक है पुत्र, संतान एक्स्ट्रा उसने किसी ने दत्तक लिए है तो उस संतान की संख्या में गणना करते हुए उसे एक्सक्लूड करते हैं, उसे सम्मिलित करेंगे और उसकी संख्या को काउंट करेंगे। नेक्स्ट इसी के अंतर्गत देखो जो धारा 25 है, 25 में क्या दिया हुआ है? मतदान का अधिकार दिया हुआ है। मतदान का अधिकार याद कर लीजिए, धारा 25 मतदान का अधिकार। 25 साल के हो रहे हो जो MP MLA के अंतर्गत, उसे क्या दिया जा रहा है? मतदान का अधिकार है। वैसे आपके तो 21 में दे रहे हैं, वहाँ पर जो 18 के अंतर्गत मतदान का अधिकार है, वैसे मतदान का अधिकार 25 में। कैसे भी तरीके से इसको याद कर लीजिए। इस अधिनियम द्वारा अभिव्यक्त रूप से यथा उपबंधित के सिवाय प्रत्येक व्यक्ति जो तत्समय किसी वार्ड की निर्वाचक नामावली में रजिस्टर्ड है, निर्वाचक नामावली में क्या है? जो रजिस्टर्ड है, वो इलेक्टोरल रोल में और उस वार्ड में मत देने का हकदार होगा। जो भी उस इलेक्टोरल रोल में है वो उसका हकदार होगा। अब जैसे ऐसा कर लीजिए कि आप 25 साल के हुए, जब पहली बार वोट दिया, मतदान का अधिकार मिला। वैसे तो 18 साल मिलता है, पर आपको याद करने के लिए ऐसा माइंड मेकिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी के अंतर्गत देखिए, एक तो ये हो गया मतदान अधिकार किस में आ गया? 25 के अंतर्गत आ गया। अब और क्या क्या चीज़ें देखो इसमें, ये 2 के अंतर्गत दिया जाए। किसी भी व्यक्ति के निर्वाचन में किसी भी वार्ड में मत नहीं देगा, कोई भी व्यक्ति निर्वाचन में किसी भी वार्ड में मत नहीं देगा यदि वे धारा 14 में विनिर्दिष्ट निर्देशों में से किसी के अधीन हो। यदि 14 के अंतर्गत जो निर्दिष्ट बताई गई है डिस्क्वालिफिकेशन, उसके अधीन है तो वो मत नहीं देगा। और क्या चीज़ दी हुई? कोई भी व्यक्ति किसी भी निर्वाचन में 1 से अधिक वार्डों में मत नहीं देगा। ऐसा नहीं कि एक वार्ड में मत दे दिया तो दूसरे वार्ड में देगा। अब देखो यहां से क्वेश्चन बनता है, इसको मैंने 5 स्टार बना दिया। यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक वार्डों में मत नहीं देगा, यदि कोई व्यक्ति 1 से अधिक वार्डों में मत देता है तो समस्त वार्डों में से उसके मत सुने जाएंगे। यदि वह कोई 1 से अधिक वार्डों में मत दे देता है, उसका नाम रजिस्टर्ड हो जाता है, तब भी उसका मत शून्य समझा जाएगा। और इसके अंतर्गत क्या दिया है? कोई भी व्यक्ति एक ही वार्ड में 1 से अधिक बार नामित है, इसमें यहाँ लिखा हुआ एक ही बार के अंतर्गत नामित है होते हुए भी उसको मत देने का एक ही अधिकार होगा। उसका नाम उसकी निर्वाचक नामावली में 1 से अधिक बार रजिस्टर्ड है और यदि वैसे मत दे देता है तो भी उसका मत क्या माना जाएगा? उसका मत शून्य माना जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन ये बनते हैं, इनको भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रख लेना है ना। 3 स्टार इसको भी बना लीजिए आप लोग। अब बात आती है, कोई भी व्यक्ति
कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी भी निर्वाचन में मत नहीं देगा यदि वे दंडादेश के अधीन या अन्यथा किसी कारागार के परिरुद्ध या पुलिस की विधिपूर्ण अभिरक्षा में है। जैसे ये क्या लिखा, किसी कारागार में परिरुद्ध, कॉन्फाइंड इन ए प्रिजन्स, यदि वे किसी जेल के अंतर्गत हो, या कोई पुलिस की विधिपूर्ण जो लॉफुल कोई कस्टडी है उस लॉ की कस्टडी के अंतर्गत होता है, तब भी वह उसको मत नहीं दिया जाता है। और क्या चीज़ हो सकती है, परंतु इस उपधारा की कोई भी बात तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के अधीन निवारक निरोध के अधीन है। निवारक कई बार उसको शक के आधार पर भी उसको प्रिवेंशन डिटेंशन कर दिया जाता है कि भाई इस पर ध्यान रखा जाता है, तो किसी व्यक्ति पर लागू नहीं होगी। उस स्थिति के अंतर्गत उस पर ये चीज़ें लागू नहीं होती है। अब बात आती है जो धारा 26 है, धारा 26 के अंतर्गत क्या चीज़ दी हुई है, निर्वाचन में मत देने की रीति दी हुई है। निर्वाचन में मत देने की रीति, किस प्रकार से मत दिया जाता है, उस रीति को किसके अंतर्गत लिखा हुआ है, 26 के अंतर्गत लिखा हुआ है। हमने एक बार जो जितनी धाराएं पढ़ी, इन धाराओं को एक समराइज रूप में यहाँ पर आप एक बार देखिए क्या है, कौन कौन सी धाराएं हैं, तो इनको आप साथ के साथ में याद करते जाइए। आपको अध्याय याद हो गए, अध्याय के बाद में उसके अध्याय सब्जेक्ट का नाम क्या है, और उसके बाद में धाराएं, सबसे पहला चार्ट, उसके बाद में जो सेकंड चीज़ है वो इनको एक एक धाराओं को याद होनी चाहिए। अब अपन 26 धारा तक पढ़ गए, तो 26 धाराएं आपको रटी हुई होनी चाहिए। कैसे, धारा साथ साथ में आप बोलिए, धारा 23 यानो ध्वनि विस्तारकों आदि के उपयोग पर निर्बंधन, उसको रिस्ट्रिक्शन करने का काम है धारा 23 के अंतर्गत। धारा 24 सदस्यों के लिए साधारणतः निरर्थाएं, सदस्यों के लिए क्या है, निरर्थाएं, किस प्रकार से उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। धारा 25 आपको अच्छे से याद आ जाएगी, मतदान का अधिकार है। धारा 25 में क्या है, मतदान का अधिकार है। धारा 26 निर्वाचन में मत देने की रीति दी हुई है, धारा 26 मत देने की रीति दी हुई है। 3 बार इसको आप बोलिए, आपको ये याद हो जाएगा, और इसको डेली के डेली इसको अभ्यास कीजिए। अब देखो इसके कुछ जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है उन पर हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। आ जाइए, इसको आपकी समझ विकसित करने के लिए ये आपको बताए जाते हैं, ठीक ना। ऐसा था नहीं कि उनसे यही सारे शब्द आ जाएंगे, पर इससे आपकी समझ इतनी ज़्यादा विकसित हो जाएगी। और ये जब आपको 25 या 30 दिन की जो क्लास के अंतर्गत जो कंप्लीट सिलेबस होगा, कंप्लीट सिलेबस के अंतर्गत ये आपको ऐसा लगेगा कि इसकी सारी आप इसको समझ चुके हो, बिल्कुल इसको तोड़ कर समझ चुके हो। कैसे, ये क्या दिया हुआ, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अध्याय फर्स्ट की परिभाषा धारा, ये अध्याय फर्स्ट नहीं, अध्याय सेकंड के अंतर्गत कर दो ना, सेकंड के अंतर्गत है, फर्स्ट में प्रारंभिक है। फर्स्ट की जो परिभाषा दी हुई है, परिभाषा धारा में सीवेज शब्द में क्या शामिल है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कितना अच्छा बना है। अब आप कहोगे सर अपने तो जो अपने दिया हुआ है वो अपने अध्याय 2 से दिया हुआ है और ये अध्याय फर्स्ट के अंतर्गत है, तो भाई परिभाषा वाला आपको चैप्टर तो अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि परिभाषाएं उस सारे एक्ट में से लिए हुए, वहाँ सीवेज शब्द का आपको अर्थ पता होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को हमने देखो किस प्रकार से आपको समझ में आए, आपको इसीलिए हमने वो आपको पेज भी बताएंगे, कौन से पेज पर इस प्रकार की चीज़ आई हुई है, कैसे इसको हम देख सकते हैं। देखो अब देखिए इसके अंतर्गत ये चीज़ आई हुई है ना, ये दिया हुआ सीवेज को क्या कहा जाता है, मल से विष्टा और शौचालय, मूत्रालय, मलकूपों, नालियों की अन्य अंतर्वस्तु अभिप्रेत है। और ये देखो हमने पहले भी थोड़ा सा इसको हाईलाइट किया था, इसमें सभी प्रकार के व्यावसायिक बहिस्त्राव और विनिर्माणशालाओं से निस्सारण सम्मिलित है। सबके इसमें व्यावसायिक वगैरह को इनमें शामिल कर लिया है। देखो कैसे इसमें अपन इसको समझते हुए चलते हैं। इसके अंतर्गत देखिए ये आ गया क्वेश्चन। अब टूटी हुई, इससे कोई मतलब नहीं आ रहा है, ठीक नहीं। सड़ने वाली बदबूदार, इससे कोई मतलब नहीं आ रहा। ट्रेड एफ्लुएंट्स एंड डिस्चार्ज फ्रॉम मैन्युफैक्चर ऑफ ऑल काइंड, व्यापार अपशिष्ट और सभी प्रकार के उत्पादकों के निर्वहन से। अब सीधा अपन को पता चल जाता है इसके अंतर्गत ऑप्शन क्या आएगा, सी ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक नहीं। तो ऐसे इसको क्वेश्चनों की पकड़ करनी है, और पकड़ करेंगे तभी हम लोग बिल्कुल सफलता हमारे कदम चूमेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया हुआ है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009
के संदर्भ में नगर पालिका के हर सदस्य किसके समक्ष शपथ लेता है? किसके समक्ष शपथ लेता है? ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, पहले मतलब इस प्रकार से नहीं आया हुआ, पर इससे संबंधित कोई चीज़ आई हुई है। प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, किसके संदर्भ में शपथ लेता है? तो देखो इसको भी आप लोग फटाफट इसके अंतर्गत अपन देख लेते हैं। कैसे? जो धारा 37 है, अब यहाँ से पता चल गया, याद हो जाएंगे, इसको बार बार आप खोल करके देखो। तो जो 37 है वो क्या चीज़ आई हुई है? पद की शपथ आई हुई है। प्रत्येक सदस्य इस रूप में अपना कर्तव्य ग्रहण करने से पूर्व कलेक्टर या इसके प्रयोजन के लिए उसे नाम निर्देशित समक्ष विहित प्रारूप में शपथ लेगा। तो बात कौन आ रही है? या तो कलेक्टर या कलेक्टर के द्वारा कोई नामित व्यक्ति है, उसके द्वारा वो शपथ लेगा। तो ऐसे आप पढ़ोगे तभी अपनी समझ विकसित हो पाएगी। तो ये इसमें सीधा क्या आ रहा है? देखो, उप चुनाव आयुक्त, मजिस्ट्रेट, जज, इनका कोई मतलब नहीं है। ये क्या होगा? किसके समक्ष शपथ लेंगे? तो ये जिलाधीश के, और ये धारा 37 के अंतर्गत ये सब चीज़ें आ गई है। इनको साथ साथ में आपको पता रहेगा। नेक्स्ट इसके अंतर्गत देखिए, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, जल्दी फटाफट देख लेते हैं। अब बात आती है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में सदस्य के कार्यकाल से एक आकस्मिक रिक्ति को किस आधार पर भरा जाता है? यदि कई बार आकस्मिक रिक्ति हो जाती है, कोई एक्सपायर हो जाता है, उस रिक्ति को कैसे भरा जाता है? तो ये सब जगह यह ध्यान रखना है, बाई इलेक्शंस, उपचुनाव के द्वारा। नेक्स्ट इसी के अंतर्गत देखिए, अब बात आया, चौथा क्वेश्चन आया हुआ क्या है? राजस्थान अधिनियम 2009 की कौन सी धारा प्रत्येक वार्ड के मतदाता सूची इलेक्टोरल रोल सूची से संबंधित रहता है। यदि आपको ये सारे सेक्शन अच्छे से याद होंगे तब आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए सेक्शन को आपको, देखो कितनी बार बार बता रहा हूँ, सेक्शन को आपको अच्छे से याद करना है। कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? देखो ये आ गया, प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली। आपको सिर्फ ये वर्ड ही याद है, यहीं से आपकी यही पता है, तभी आप इसको क्वेश्चन को सही कर दोगे। तो धारा 13 के अंतर्गत प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली दिया हुआ है। तो ऐसे आपको सर्च करते हुए आपको ऐसे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी अपन लोग सफलता अपने कदम चूमेगी। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए, ठीक ना? तो अब प्रत्येक वार्ड की मतदाता सूची से संबंधित है, इलेक्टोरल रोल संबंधित 13, इसके अंतर्गत बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको देखो, क्या चीज़ दी हुई है इसके अंतर्गत। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 37, अपन ने पहले भी इसको भी देखा था, धारा 37 क्या है? तो धारा 37 अभी अपन ने देखी है। धारा 37 क्या थी? पद की शपथ से संबंधित थी, जो अपन ने यहाँ पर देखो इसको देखी थी। ये चीज़ आई हुई है ना, ये चीज़ 2009 के संदर्भ में नगर पालिका का सदस्य किसके समक्ष शपथ लेता है? तो शपथ वाली बात किसके अंतर्गत आई हुई है? धारा 37 के अंतर्गत आई हुई है। तो यहाँ पर अपन को पद की शपथ कर लेना है। सी ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन। तो आप लोग सभी आई होप अच्छे होंगे। आज संडे था, थोड़ा लेट इसको हम बना पाए वीडियो को, तो कोई नहीं, कल भी छुट्टी है, उसके अकॉर्डिंग आपके थोड़ा और अच्छा काम करेंगे। कुछ योजनाओं पर भी चर्चा करते हुए एक एक योजनाओं को अपन लेंगे, और उसके साथ में हो सकता है कि पॉसिबल हुआ तो उसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी हम साथ में मल्टीपल क्वेश्चन को साथ में लेते हुए चलेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे से मन लगाकर तैयारी करें। सारे के सारे वीडियो यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और निःशुल्क दिए जाएंगे। आप लगातार बने रहें। जो स्टंट लगातार नहीं चलता है और वो कभी भी सफल नहीं हो पाता है, इसलिए आप अपनी सफलता के लिए लगातार चलते रहें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स।